2 मार्च 2016 दिल्ली एयरपोर्ट पर हमेशा की तरह भीड़ थी। कोई अपने परिवार से मिल रहा था, कोई बिजनेस ट्रिप पर जा रहा था तो कोई जल्दी में था। लेकिन उस भीड़ में एक आदमी बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। ना उसके चेहरे पर डर था, ना घबराहट, ना बेचैनी। वो आराम से एयरपोर्ट के अंदर गया, इमिग्रेशन क्रॉस किया और फिर लंदन जाने वाली फ्लाइट में बैठ गया। उस आदमी का नाम था विजय माल्या। उस समय शायद वहां पे मौजूद लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि ये आदमी आने वाले कई सालों तक भारत के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड का चेहरा बनने वाला है। क्योंकि जब विजय माल्या भारत छोड़कर जा रहा था तब तक उसकी एयरलाइंस लगभग खत्म हो चुकी थी। बैंक्स अपने हजारों करोड़ मांग रहे थे, इंप्लॉइज प्रोटेस्ट कर रहे थे और पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर इतना बड़ा आदमी इतनी आसानी से देश छोड़कर कैसे भाग सकता है। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती। इस कहानी की शुरुआत होती है शराब की बोतलें, महंगी पार्टियां, प्राइवेट जेट्स और उस खतरनाक कॉन्फिडेंस से जो इंसान को ये बिलीव दिला देता है कि वो कभी हार नहीं सकता। साल 1955 कोलकाता। विजय माल्या का जन्म एक वेल्दी बिजनेस फैमिली में हुआ। उसके पिता थे विट्ठल माल्या। कर्नाटक से आने वाले विट्ठल अपने यंग टाइम से ही कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने में माहिर थे और 1940 में इसी स्केल के बेस पर उन्होंने स्टॉक मार्केट से काफी पैसा बनाया था, जिसके बाद उनका ध्यान यूनाइटेड ब्रूवरीज नाम की कंपनी पर गया। ब्रिटिशर्स ने अपने ट्रूप्स को शराब सप्लाई करने के लिए इंडिया में जगह जगह पर ब्रूवरीज लगाई थी और 1915 में इन्हीं ब्रूवरीज को मर्ज करके जो कंपनी बनी उसका नाम पड़ा यूबी यानी यूनाइटेड ब्रूवरीज। 1946 में विट्ठल माल्या ने यूबीज के शेयर्स खरीदना शुरू कर दिए और केवल 2 सालों में, महज केवल 24 साल की उम्र में वो यूबी के चेयरमैन बन गए। चेयरमैन बनने के बाद उन्होंने यूबीज के प्रॉफिट्स को यूज करके कई और लीकर कंपनीज को एक्वायर किया और एक मैसिव लीकर बिजनेस बना लिया। लेकिन विट्ठल माल्या केवल लीकर बिजनेस तक लिमिटेड नहीं रहे। उन्होंने अपनी स्किल और प्रॉफिट्स का यूज करके कई और सेक्टर्स की अंडर वैल्यूड कंपनी को एक्वायर किया। 1981 तक उन्होंने 10 ब्रूवरीज, 14 डिस्टिलरीज, 7 प्रोसेस फूड कंपनीज, 6 इन्वेस्टमेंट कंपनीज और ऐसी कई और कंपनीज को एक्वायर करके एक बिजनेस एम्पायर बिल्ड कर लिया। अब उस समय इंडिया में बड़े बिजनेसमैन बहुत कम थे और जिनके पास पैसा होता था उनके पास इन्फ्लुएंस भी होती थी। लेकिन इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर बिल्ड करने के बाद भी विट्ठल माल्या काफी लो प्रोफाइल थे। वो काफी डिसिप्लिन्ड थे, एक एक पैसे का खर्च रखते थे और एक्सट्रीम हार्ड वर्क पे बिलीव करते थे। विजय माल्या अपने फादर का इकलौता बेटा था और बचपन से जवानी तक वो पूरी लग्जरी से बड़ा हुआ। लेकिन उसके अंदर सिर्फ रिच लाइफ स्टाइल एंजॉय करने की इच्छा नहीं थी, बल्कि उसे अटेंशन भी चाहिए था। कुछ लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी सक्सेस पूरी दुनिया देखे। विजय माल्या दूसरी कैटेगरी में था। 18 साल की उम्र होते ही फादर ने उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया था और उसने काम सीखना शुरू भी कर दिया था। ग्रेजुएशन के बाद इंटरनेशनल बिजनेस को समझने के लिए उसे यूएस भेज दिया गया। तभी साल 1983 में एक दिन उसे खबर मिली कि उसके फादर अब नहीं रहे। पिता विट्ठल माल्या की एक मेजर हार्ट अटैक में अचानक से मौत हो गई। इसलिए उसे कंपनी को लीड करने के लिए इंडिया लौटकर वापस आना पड़ा। अपने फादर के उलट विजय माल्या की इमेज एक पार्टी एनिमल और फ्लैशी लाइफस्टाइल पसंद करने वाले एक इंसान की बन चुकी थी। इसलिए यूबी ग्रुप के कई टॉप मैनेजर्स को विजय माल्या की लीडरशिप में कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन सिर्फ 28 साल की उम्र में पूरा बिजनेस एम्पायर विजय माल्या के हाथ में आ जाता है। विजय माल्या कुछ अलग करके अपने ऊपर डाउट करने वाले लोगों को गलत प्रूव करना चाहता था। इसलिए उसने यूबी ग्रुप के लीकर बिजनेस से हटकर कई और सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। उसने कंपनी को खरीद कर या खुद कंपनी स्टार्ट करके कई और सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की, जैसे इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल्स, सॉफ्टवेयर, ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, हॉस्पिटैलिटी और इवन टेलीकॉम तक ट्राई किया। लेकिन माल्या के इसमें से ज्यादातर बिजनेस फेल हो गए। और इतना ही नहीं, उसने अपने फादर से मिलने वाले कई सक्सेसफुल बिजनेस को बेच दिया, जिसमें से एक था बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स को उसने 400 करोड़ में बेचा था और आज उसकी वैल्यू 50,000 करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन इतने सारे फेल्योर के बाद भी उसकी एक बड़ी सक्सेस ने सब कुछ कवर कर दिया और उसे ये सक्सेस मिली अपने लीकर यानी शराब के बिजनेस से। विजय माल्या ने देखा कि उस समय इंडिया में कोई भी बियर यूथ को टारगेट नहीं करती है। इसलिए उसने किंगफिशर, जो कि यूबी ग्रुप की एक बियर थी, उसे रीब्रांड किया
उसके लोगो को ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल और वाइब्रेंट बनाया और बर्ड को सीटिंग पोजीशंस की जगह फ्लाइंग पोजीशन में लाया। किंगफिशर का नया लोगो एनर्जी, फ्रीडम और यूथफुलनेस को सिंबलाइज कर रहा था। साथ ही उसका स्लोगन था द किंग ऑफ गुड टाइम्स। इन सभी चेंजेस के साथ माल्या ने किंगफिशर को एक प्रीमियम ब्रियर की तरह पोजीशन किया और एस्पिरेशनल यूथ्स को टारगेट किया। जहां हो सके उसने किंगफिशर ब्रांड को विजुअलाइज कराया, डर्बी, फुटबॉल और फैशन शो को स्पॉन्सर किया। किंगफिशर का स्विमसूट कैलेंडर लॉन्च किया गया। इसी कैलेंडर ने दीपिका पादुकोण, ईशा गुप्ता और कैटरीना कैफ जैसे एक्ट्रेस को लॉन्च किया। इन सब से किंगफिशर का ब्रांड एक प्रोडक्ट से बढ़कर फन, सेलिब्रेशन और अर्बन लाइफ का सिंबल बन गया। विजय माल्या ने एक ऐसी चीज समझ ली थी जो उस समय इंडिया में बहुत कम बिजनेसमैन समझते थे। प्रोडक्ट्स नहीं बिकते, ड्रीम बिकते हैं। उसने बियर नहीं, उसने फैंटेसी बेची। इसके साथ ही उसने और भी कई सारे शराब के ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस किया, जिसमें रम और विस्की के बहुत सारे ब्रांड्स थे। इन सब के चलते 2004 तक यूनाइटेड ब्यूवरीज पूरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शराब कंपनी बन चुकी थी। विजय माल्या को पता था कि अगर उसे बिना किसी प्रॉब्लम के इंडिया में बिजनेस एक्सपेंड करना है तो उसे पॉलिटिकल पावर्स की जरूरत होगी। इसलिए 2002 में वो मल्टीपल पार्टी के सपोर्ट से राज्यसभा का मेंबर बन जाता है। 2005 तक माल्या के पास पैसे और पावर का डेडली कॉम्बिनेशन था। इस टाइम पे माल्या अपनी सक्सेस के पीक पर था। मीडिया में उसकी तस्वीरें हर जगह थीं। प्राइवेट जेट्स, लग्जरी यॉट्स, फॉरेन वैकेशंस और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। उसकी पार्टीज इतनी फेमस थी कि लोग इनविटेशन पाने के लिए एक्साइटेड रहते थे। और यहीं से शायद प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि सक्सेस सिर्फ इंसान को पावरफुल नहीं बनाती, कभी कभी ब्लाइंड भी बना देती है। साल 2005 इंडिया में एविएशन इंडस्ट्री तेजी से ग्रो कर रहा था। मिडिल क्लास तेजी से बढ़ रही थी। अब ज्यादा लोग फ्लाइट्स में ट्रैवल करना शुरू कर रहे थे। हर बिजनेसमैन को लग रहा था कि फ्यूचर एयरलाइंस का है। विजय माल्या ने अपॉर्चुनिटी देखी। उसने सोचा कि अगर मैं लीकर इंडस्ट्री में किंग बन सकता हूं तो एयरलाइन इंडस्ट्री में क्यों नहीं। लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसका यह डिसीजन उसके पूरे बिजनेस एम्पायर को बर्बाद कर देने वाला था। विजय माल्या ने अपनी नई एयरलाइंस का नाम रखा किंगफिशर एयरलाइंस। उसका आइडिया था लोगों को इकोनॉमिक क्लास और बिजनेस क्लास के बीच में एक नई क्लास की सीट ऑफर करना। उस समय इंडिया में एयरलाइंस मोस्टली बेसिक सर्विस देती थी, लेकिन किंगफिशर खुद को एक लग्जरी एयरलाइंस की तरह प्रेजेंट करती है। फ्लाइट्स में स्टाइलिश क्रू मेंबर, हर सीट पर इंटरटेनमेंट स्क्रीन, प्रीमियम फूड और लग्जरी फील्ड। लेकिन इन सब फीचर्स के बावजूद किंगफिशर का प्लान था अपनी टिकट प्राइस को जेट एयरवेज और एयर इंडिया के बराबर रखना या उससे थोड़ा कम रखना। एयरलाइन के शुरू होने के कुछ समय बाद ही कई सारे पैसेंजर्स किंगफिशर्स में शिफ्ट होने लगे, जिस कारण से किंगफिशर ने तेजी से नए प्लेन खरीदकर इंडिया में और भी कई सारे रूट्स पर ऑपरेट करना शुरू कर दिया। बहुत जल्द माल्या ने डिसाइड किया कि वो किंगफिशर को केवल डोमेस्टिक एयरलाइन नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल एयरलाइन बनाना चाहता है। लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइंग लाइसेंस पाने के लिए इंडिया में एक एयरलाइन के पास मिनिमम 5 साल का फ्लाइंग एक्सपीरियंस होना जरूरी था। लेकिन माल्या में उतना पेशेंस नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी एयरलाइन को खरीदने का फैसला किया जिसने ऑलरेडी इंडियन मार्केट में 5 साल कंप्लीट कर लिए हो। और वो एयरलाइन थी एयर डेक्कन, जो कि एक लो कॉस्ट एयरलाइन थी। माल्या ने एयर डेक्कन को करीब 1000 करोड़ में खरीद लिया और इसी के साथ उसे इंटरनेशनल फ्लाई करने का लाइसेंस भी मिल गया। उसकी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट बेंगलोर से लंदन की थी और उसका फर्स्ट क्लास सेक्शन काफी लग्जरियस था। एक्विजिशन के बाद माल्या ने कभी एयर डेक्कन पर ध्यान नहीं दिया और कुछ ही समय में उसे रीब्रांड करके किंगफिशर रेड कर दिया और बाद में उसे यह कहकर बंद कर दिया कि किंगफिशर लो कॉस्ट सर्विस पर बिलीव नहीं करती। 2008 में करीब 27% मार्केट शेयर के साथ किंगफिशर एयरलाइन इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी बन गई। ऑलमोस्ट हर प्लेन फुल रहती थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। अपनी हाई एक्सपेंडिचर के कारण यह एयरलाइन अभी भी लॉसेज में चल रही थी और तभी मार्केट में एंट्री हो जाती है 2 नए कंपटीटर की, इंडिगो और स्पाइस जेट्स। ये दोनों ही ब्रांड्स लो कॉस्ट कैरियर थे और इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कम से कम प्राइस में लोगों को ट्रांसपोर्ट करना। किंगफिशर ने सोचा था कि एक बार जब वो अपने सफिशिएंट कस्टमर को एक्वायर कर लेगा तो वो अपने टिकट्स के प्राइस बढ़ा देगा। लेकिन वो जैसे ही अपने टिकट्स के प्राइस बढ़ाता वैसे ही कस्टमर क्वालिटी इग्नोर करके लो कॉस्ट कैरियर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। माल्या ने इस बात को इग्नोर किया कि इंडियन कस्टमर हाईली प्राइस सेंसिटिव हैं और एयरलाइन बिजनेस ग्लैमर से नहीं चलता बल्कि नंबर से चलता है और नंबर्स धीरे धीरे खराब होने लगे। फ्यूल प्राइसेस बढ़ रहे थे, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रही थी और लॉसेस बढ़ रहे थे। लेकिन फिर आया 2008 का ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसने किंगफिशर एयरलाइन की कमर तोड़ दी।
इस क्राइसिस के चलते दो चीजें निगेटिव हुई। सबसे पहले ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स में भारी गिरावट आया और दूसरा एविएशन फ्यूल प्राइसेस तेजी से महंगे हुए। किंगफिशर के पास इस क्राइसिस को झेलने के लिए सफिशिएंट कैश रिजर्व नहीं था, इसलिए 2012 आते आते उनको अपने 32 प्लेन रिटर्न करने पड़े क्योंकि वो उस प्लेन की लीज अमाउंट्स नहीं चुका पा रहे थे। साथ ही एयरलाइंस के ऊपर ऑयल्स कंपनी के 1000 करोड़ के ड्यूज पेंडिंग्स थे और महीनों से एयरलाइन ने पायलट्स और बाकी के स्टाफ्स की पेमेंट तक नहीं की थी। फंड की कमी के कारण किंगफिशर एयरलाइन के कई सारे प्लेन को ग्राउंड किया जाने लगा और हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि बचे कुचे प्लेन को ऑपरेशनल रखने के लिए इन ग्राउंडेड प्लेन से पार्ट्स निकालकर यूज किए जा रहे थे। अल्टीमेटली अक्टूबर 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस के ऑपरेशंस कंप्लीटली बंद हो गए और इस एयरलाइन का कंप्लीटली डाउनफॉल हो गया। आखिर के कुछ सालों में जब एयरलाइन इतना स्ट्रगल कर रहा था, तब भी मालिया के चेहरे पर कोई भी किसी तरह की परेशानी नहीं दिखाई दे रही थी। उल्टा उसने आईपीएल टीम खरीदने में कई 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, अपनी फार्मूला 1 टीम को मेंटेन किया और अपने लिए एक प्राइवेट प्लेन भी किंगफिशर के पैसों से ऑर्डर की, जो कि काफी लग्जरियस थी। लेकिन ये सब तो केवल दिखावा था, इसके पीछे छुपा हुआ था इंडिया के हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक फ्रॉड। शुरुआत से ही किंगफिशर एयरलाइन को चलाने के लिए और प्लेन्स को एक्वायर करने के लिए मालिया ने बैंकों से करोड़ों का लोन ले रखा था और 2009 आते आते एयरलाइन को फ्रेश लोन्स की जरूरत थी। ऐसे में मालिया ने आईडीबीआई बैंक को कॉर्पोरेट लोन के लिए अप्रोच किया। उस समय कंपनी की फाइनेंशियल हालत इतनी खराब थी कि कोई भी सेंसिबल बैंक उसे लोन नहीं देता, लेकिन एलिजिडली मालिया ने अपनी इन्फ्लुएंस का यूज किया और कुछ ही महीनों में आईडीबीआई बैंक से 950 करोड़ का लोन अप्रूव करा लिया। ऐसे जब बैंक लोन देते हैं तो बदले में कोलेटरल के तौर पर कुछ सॉलिड एसेट्स मांगते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उन एसेट्स को बेचकर अपने पैसे रिकवर कर सकें। लेकिन आईडीबीआई बैंक ने किंगफिशर ब्रांड को ही कोलेटरल के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। उसने प्राइवेट कंसल्टेंट से किंगफिशर ब्रांड की वैल्यू निकलवाई, जिसने इसकी वैल्यू 4100 करोड़ निकाली। फिर बैंक ने इस वैल्यू को सही भी मान लिया और करोड़ों का लोन दे दिया। ब्रांड वैल्यू जैसे एसेट्स के बेस पर इतना बड़ा लोन दे देना एक बेहद खराब बैंकिंग प्रैक्टिस मानी जाती है। 2010 तक किंगफिशर एयरलाइन के ऊपर 7000 करोड़ का डेट चढ़ चुका था और वो ऑलरेडी करीब 2800 करोड़ का लोन चुकाने में फेल हो चुके थे। जिन भी बैंक्स ने मालिया को लोन दिया था, उन्हें समझ में आने लगा था कि उनका पैसा डूबने वाला है। ऐसे में बैंक्स के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो इन लोन्स को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्लेयर करके लॉस बुक कर सकते थे या फिर किंगफिशर्स को और भी ज्यादा लोन दे सकते थे, इस उम्मीद के साथ कि लोन कंपनी को रिवाइव कर देगी और कंपनी फिर सारा पैसा वापस कर देगी। और मालिया के केस में बैंक्स ने दूसरा ऑप्शन चुना। 2010 में एसबीआई के लीडरशिप में 17 बैंकों का एक कंसोर्टियम बना। न केवल इन्होंने किंगफिशर को कम रेट पर नए लोन दिए, बल्कि बैंक्स ने 1355 करोड़ के पुराने लोन्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया। बेसिकली बैंक ने 1355 करोड़ के लोन को वापस लेने की जगह किंगफिशर्स के इक्विटी शेयर्स ले लिए और ये शेयर्स भी उन्होंने मार्केट वैल्यू पर नहीं बल्कि मार्केट से 60% महंगी वैल्यूएशंस पर लिए। इसके अलावा बैंक्स ने लोन को वापस करने का टाइम भी बढ़ाकर 9 साल कर दिया। इस बार मालिया ने 250 करोड़ की पर्सनल गारंटी भी दी थी, मतलब अगर लोन नहीं चुकाया तो उस पर डायरेक्ट लीगल एक्शन भी होगा। लेकिन साथ ही बैंक्स ने दोबारा गलती करते हुए किंगफिशर ब्रांड को 4100 करोड़ की वैल्यूएशन में एज कोलेटरल एक्सेप्ट कर लिया। बाद में बैंक्स ने जब इसका रिवैल्यूएशन कराया तो इसकी वैल्यू 2000 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ नहीं, बल्कि 100 करोड़ के बराबर निकला। खैर, नया लोन मिलने के बाद भी 2012 में एयरलाइन पूरी तरह बर्बाद हो गई और नवंबर 2013 में बैंकों को समझ में आने लगा कि उनका पैसा पूरी तरह डूब चुका है। इसलिए बैंक्स ने किंगफिशर एयरलाइंस और यूबी होल्डिंग को लिक्विडेट करके पैसे रिकवर करने की पिटीशन डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में डाल दिया। 2015 तक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, जहां ये प्रूफ हो गया कि मालिया एक विलफुल डिफॉल्टर है, मतलब उसके पास पैसा होते हुए भी वो लौटा नहीं रहा। अक्टूबर 2015 में इस पूरे मामले में सीबीआई की एंट्री होती है। सीबीआई ने मालिया के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिसमें पता चला कि मालिया ने आईडीबीआई बैंक से जो लोन जिस पर्पस के लिए लिया था उसके लिए उसे यूज ही नहीं किया
लोन के कुछ पैसों से उसने अपना पुराना लोन रीपे किया और बाकी के पैसे को विदेशों में ट्रांसफर करके अपने लिए पर्सनल प्रॉपर्टीज खरीद ली। इन सब के चलते दिसंबर 2015 तक माल्या के ऊपर मल्टीपल केसेज और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। बैंक्स के अलावा माल्या ने अपने 3000 एम्प्लॉयज को भी महीनों से पैसे नहीं दिए थे, जिस कारण ये सभी स्ट्रगल कर रहे थे। एयरलाइन के क्रू मेंबर्स और बाकी एम्प्लॉयज नौकरी ढूंढने के लिए भटक रहे थे, प्रोटेस्ट करके अपने हक के पैसों की मांग कर रहे थे। कुछ एम्प्लॉयज तो मीडिया के सामने रो तक रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ माल्या बिना किसी गिल्ट के अपना 60वां जन्मदिन प्लान कर रहा था। दिसंबर 2015 में $2 मिलियन खर्च करके उसने गोवा में अपनी शानदार बर्थडे पार्टी मनाई और इस पार्टी को नाम दिया गया मदर्स ऑफ ऑल बैसेज। 28 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर काउंसिल दुष्यंत दवे ने एसबीआई को एडवाइज किया कि वो कोर्ट में पिटीशन डाल दे कि माल्या को देश से बाहर नहीं जाने दिया जाए, लेकिन एसबीआई ने देर कर दी। रूमर्स थी कि माल्या को पहले ही किसी सीनियर ब्यूरोक्रेट से टिप्स मिल गई थी कि जल्द ही अथॉरिटीज उसे जेल भेजने वाली है और इसी के कुछ दिन बाद 2 मार्च 2016 को माल्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जेट एयरवेज के दिल्ली टू लंदन वाले फ्लाइट के फर्स्ट क्लास में बोर्ड करता है और उसके साथ 7 सूटकेस भी थे, जिससे यह क्लियर था कि वो एक बहुत लंबी ट्रिप पर निकलने वाला है। एक वो दिन था और एक आज का दिन। विजय माल्या कभी भारत लौटकर नहीं आया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि माल्या के भागने से 5 महीने पहले सीबीआई ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था। मतलब अगर माल्या देश से बाहर जाने के लिए किसी भी एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचता तो उसे इमिग्रेशन अथॉरिटी डिटेन कर लेती। लेकिन एलिजिडली माल्या ने फिर से गवर्नमेंट में अपनी इन्फ्लुएंस का यूज किया और लुकआउट नोटिस को मॉडिफाई करवा लिया, जिसके बाद इमिग्रेशन अथॉरिटीज को माल्या को डिटेन करने की जगह सिर्फ सीबीआई को उसकी मूवमेंट के बारे में इन्फॉर्म करना था। यही कारण है कि इसलिए उस दिन किसी ने माल्या को नहीं रोका। अप्रैल 2016 तक माल्या के खिलाफ नॉन बेलेबल नोटिस इशू होने लगे। उसका पासपोर्ट सस्पेंड कर दिया गया और उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया। ईडी ने माल्या के 6600 करोड़ के एसेट्स भी अटैच कर लिए। जून 2016 में माल्या को यूके से वापस लाने के लिए इंडिया ने एक्स्ट्राडिशन प्रोसीडिंग शुरू की, लेकिन माल्या बार बार एक्स्ट्राडिशन को यूके के कोर्ट्स में चैलेंज करके रोक देता है। आज के टाइम पे लंदन में माल्या एक लेविश लाइफ स्टाइल इंजॉय कर रहा है। हमारे देश में अगर कोई कॉर्पोरेट हजारों करोड़ का लोन ले ले तो उसके लिए मीटिंग होती है, उसके लोन माफ कर दिए जाते हैं, सेटलमेंट्स की बातें होती हैं और कई बार वो देश छोड़कर आसानी से भाग भी जाते हैं। लेकिन एक गरीब किसान, एक आम आदमी छोटा सा भी लोन न चुका पाए तो उसके घर पर नोटिस पहुंच जाता है। बैंक्स के रिकवरी एजेंट्स उसकी बेइज्जती करते हैं, उसकी जमीनें बिक जाती हैं और कई बार वो इंसान सोसाइटी की नजरों में अपराधी बना दिया जाता है। बाकी दोस्तों, आपका इन सब पर क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।